हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। डीएनए प्रतिलिपिकरण हमने पढ़ा था। डीएनए प्रतिलिपिकरण में हमने जाना था कि जो सबसे पहले जो डीएनए होता है वो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है, फिर उसके बाद उसके कुंडन खुल जाते हैं जिससे सीधी समान संरचना बन जाती है और एच बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं और कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति के कारण एच बॉन्ड आपस में जुड़कर दो नए डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब डीएनए की हमने क्रियाविधि जानी थी तो उसमें हमने देखा था कि उसमें एंजाइम यूज़ हो रहे थे। तो जो एंजाइम थे वो थे टोपोआइसोमरेज, डीएनए गाइरेज और हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए लाइगेज। यानी कि हम ये देख रहे थे कि सबसे पहले क्या हो रहा था जब डीएनए एक स्ट्रेट फॉर्म में आ गया था। जो पहला एंजाइम था हमारा टोपोआइसोमरेज, ये क्या कर रहा था, इसका कार्य डीएनए के कुंडलन को खोलना था। यानी कि जब डीएनए स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है तो क्या करता है, इसके कुंडलन जो होते हैं, इसके बीच में जो क्षार होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करता है। उसको ब्रेक करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज में हेलिकेज एंजाइम। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया कि टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि डीएनए के कुंडलन को अकुंडन कर देता था। उसके बाद फिर उसमें क्या आया था, उसके बाद उसमें आया था आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में क्या हुआ था कि आरएनए पॉलीमरेज में थाइमिन जो था वो एडेनिन के साथ वो रिप्लेस हो गया, तो एडेनिन था वो यूरेसिल के साथ अटैच्ड उसमें हो गया था। क्योंकि डीएनए से पहले हमें पता है कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो आरएनए के फॉर्मेशन के बाद ही जो आरएनए होता है वो डीएनए का निर्माण करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज में हमने देखा कि जो एडेनिन था, एडेनिन ने थाइमिन को रिप्लेस करके एडेनिन जो होता है वो यूरेसिल को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। यानी कि एडिसिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ अटैच्ड हो जाता। और हमने फिर बात करी कि जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले डीएनए का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। तो डीएनए का फॉर्मेशन क्या होता है कि जो आरएनए होता है वही डीएनए का निर्माण करता है। तो जब डीएनए उसके अंदर आता है किसी भी स्ट्रेट फॉर्म में, जब डीएनए आ जाएगा, क्योंकि डीएनए का ही फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए ही स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है, तभी उसके कुंडन खुल जाते हैं। तो वो क्या करता है कि डीएनए जब बाकी जो क्षार होते हैं उनके मध्य जो हेलिकेज बॉन्ड होता है वो जैसे ही उनको ब्रेक करता हुआ जाता है, तो डीएनए फिर पूरे जो क्षार होते हैं उनके ऊपर आकर बैठ जाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज बनता है उसको वहाँ से रिप्लेस कर देता है। और फिर आरएन जो डीएनए होता है वही क्षारों के मध्य अपना अलग एक स्ट्रेट फॉर्म बना लेता है। जो स्ट्रेट फॉर्म होती है वो 5' to 3' होती है। ये 5' जो 3' होती है ये तो कंटिन्यूस होती थी। उसके बाद जो 3' उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे फॉर्म बनती है वो 3' to 5' होती है, वो अकंटिन्यूस थी, यानी कि वो खंडों में बन रही थी। तो ये था हमारा डीएनए के बारे में। अब आता है हमारा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में कि राइबोन्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो डीएनए था हमारा वो क्या थे, वो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, यानी कि अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा क्या बन रहा था, हमारा डीएनए बन रहा था। जो आरएनए बनेगा वो बनेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला होती है। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन क्षार यानी कि वही सेम प्रोसेस जो हम डीएनए में यूज़ कर रहे थे। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज क्षार और फॉस्फेट समूह तीनों यही यूज़ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी चुकी हूँ। और राइबोन्यूक्लिक एसिड में पेंटोज क्षार में राइबो शर्करा यूज़ होती है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा यूज़ हो रही थी। बाकी फॉस्फेट समूह हमारा PO4 होता ही है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसका जो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रेट फॉर्म में बनता है। यानी कि नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, ये तीनों आपस में मिलकर इस तरीके से राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। और इनके बीच में जो ये थर्ड पे जो बॉन्ड उपस्थित होता है 5' to 3', ये होता है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड को बना के बीच जो बंध का कार्य करता है 5' to 3' कंटिन्यूस, वो होता है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही ये सब यहाँ पे थर्ड जो फॉस्फोरस प्लस न्यूक्लियर है, सॉरी पेंटोस क्षार और प्लस फॉस्फेट समूह है, इस पे आके यहाँ पे थर्ड पे ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आके यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं राइबो शर्करा की जो स्ट्रक्चर था। राइबो शर्करा का स्ट्रक्चर वैसे तो मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिपीट किया आपके लिए कि राइबो शर्करा का स्ट्रक्चर है। तो राइबो शर्करा में क्या होता है कि इसमें प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 5 कार्बन इसमें भी होते हैं, 5 कार्बन आपके डीएनए में भी थे। लेकिन इस डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो डीएनए था उसके जो थर्ड कार्बन था
उस पे OH ग्रुप था, लेकिन सेकंड पे खाली हाइड्रोजन ग्रुप था। जो राइबो शर्करा होती है उसके सेकेंडरी और टर्सरी तीनों कार्बन पर ही OH ग्रुप उपस्थित होता है, और डीएनए में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित होता है। तो ये फर्क होता है राइबो शर्करा और डीऑक्सी राइबो शर्करा में। ठीक है, उसके बाद आती है कि इसमें नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन जो पेंटोस क्षार होती हैं, और फॉस्फेट और फास्फो एस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे आके चिपकते हैं इसमें। तो हम क्या देखेंगे कि जो राइबो शर्करा होती है उसके प्राइमरी कार्बन पर जो नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आकर चिपक जाते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कार्बन होता है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं एनसी लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, उसके बाद जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फॉस्फेट बॉन्ड बनता है फिफ्थ कार्बन पर। फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट बॉन्ड बनता है राइबो शर्करा में, जिसको बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड, यानी कि श्रृंखला के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़े रहते हैं, जिससे श्रृंखला जो यानी कि जिस श्रृंखला से जुड़ा रहता है उस बॉन्ड को बोलते हैं एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पेंटोस शर्करा के फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है, और इस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इसको बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब बात करते हैं कि इसमें जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये फॉस्फेट प्लस शुगर से किस तरीके से अटैच्ड रहती है। तो अटैच्ड कैसे रहते हैं ये तो हम बात कर ही चुके थे कि जो फॉस्फेट प्लस शुगर है इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड काम करता है, यानी कि इनके बीच में जो अटैच्ड होते हैं आपस में, इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनमें लगा रहता है। लेकिन जो फॉस्फेट प्लस शुगर है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो जब अटैच्ड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जब एडेनिन अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं एडिनिलिक अम्ल। जो ग्वानिन अटैच्ड होता है फॉस्फेट प्लस शुगर से तो उसको बोलते हैं ग्वानिलिक अम्ल। अब जब इनसे साइटोसिन अटैच्ड होता है तो इसको बोलते हैं साइटिडिलिक अम्ल, और जब इनसे यूरेसिल अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं यूरिडिलिक अम्ल। अब जब आरएनए के बारे में हमने इतना जान लिया कि इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, सॉरी यूरेसिल, और जो पेंटोस शर्करा होती है वो राइबो शर्करा होती है, फॉस्फेट जो होता है वो PO4 होता ही है। अब आते हैं आरएनए के प्रकार की, आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए जिसको बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए, और आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। जब ये तीनों आरएनए के टाइप्स है तो इनके बारे में जानते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरीके से कार्य करते हैं अपना ये आरएनए। तो सबसे पहले आता है mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए साचा का कार्य करता है, और केंद्रक में डीएनए से अनुलेखन क्रिया द्वारा ये जुड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है इसमें कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, और इसे मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें जो mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, वो बस एक पॉलीपेप्टाइड का काम करता है, पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण की सूचना का। यानी कि उसके पास जितनी सूचना होगी उतनी का ही वो वहन करेगा। अगर उसके पास एक सूचना है तो वो एक सूचना को ही वो आगे जाके कोशिकाओं में पहुंचाएगा, और इसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना का जो वहन करता है इसे बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। यानी कि जो एक ही सूचना का वहन करेगा उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। और जो ये खाली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि जब अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं तो उनके संश्लेषण की सूचना का जो वहन करता है इसे बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। अब कोशिका में उपस्थित आरएनए में 3 से 5% मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, यानी कि जो कोशिकाएं होती है उसमें जो मैसेंजर आरएनए उपस्थित होता है वो खाली 3 से 5% ही उपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मैसेंजर आरएनए जो होता है वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं उनके संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, और इसे बोलते हैं, और इसे पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक, अब आता है दूसरा टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए जिसको बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए। इसका क्या कार्य होता है। इसका निर्माण भी डीएनए से अनुलेखन क्रिया में होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अमीनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक ये लेकर जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक लेकर कौन जाता है, वो होता है ट्रांसफर आरएनए।
ठीक। और सबसे छोटा आरएनए जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए, वो जल में विलय होता है, यानी कि जो ट्रांसफर आरएनए वो सबसे छोटा आरएनए है और ये जल में विलय होता है। इसी के कारण इसे घुलनशील आरएनए यानी कि सोल्यूबल आरएनए और एसआरएनए भी कहा जाता है। यानी कि ट्रांसफर आरएनए का जो दूसरा नाम है इसका नाम है सोल्यूबल आरएनए और एसआरएनए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो ट्रांसफर आरएनए उसको आप अगर आपको पूछ लेता है कि जो ट्रांस कौन सा ऐसा आरएनए जिसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं या फिर एसआरएनए बोलते हैं, तो वो आप बता सकते हो कि वो ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है। तो टीआरएनए की जो संरचना होती है वो क्लोवर लीफ की तरह होती है। अब आता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम में पाया जाएगा तभी इसका नाम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका में उपस्थित आरएनए का अधिकांश भाग, जो कोशिकाएं होती है उसमें उपस्थित आरएनए का अधिकांश भाग आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है। ये 80% कोशिका में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोशिका में जो पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और सबसे कम जो पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रांसफर आरएनए। अब ये तीनों आरएनए तो आरएनए के प्रकार हो गए, लेकिन इसके बाद भी एक दो तीन आरएनए ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये होते हैं, फर्स्ट जो है वो आरएनए वो है हमारा जीनी आरएनए। जीनी आरएनए जो होता है ये क्या करता है, ये कुछ विषाणुओं में पाए जाते हैं और ये उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, तभी इसको जीनी आरएनए बोलते हैं। यानी कि कुछ विषाणुओं में पाए जाना है इनका और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करना, यानी कि उनके लक्षण को उनकी संतान तक पहुंचाने का कार्य जो करते हैं वो जीनी आरएनए होते हैं और ये विषाणुओं में पाए जाते हैं। दूसरा आता है लघु केंद्रकीय आरएनए। जो लघु केंद्रकीय आरएनए होते हैं इनका कार्य होता है कि ये केंद्रक में पाए जाते हैं तथा मैसेंजर आरएनए व आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण व स्प्लाइसिंग में सहायक होते हैं। स्प्लाइसिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है। क्या होते हैं लघु केंद्रकीय आरएनए के केंद्रक में पाए जाते हैं और मैसेंजर आरएनए व राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में स्प्लाइसिंग में सहायक होते हैं। अब आता है थर्ड राइबोजाइमस। राइबोजाइमस क्या होता है, ये कुछ आरएनए उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट की तरह कार्य करते हैं और इन्हें राइबोसोमस कहते हैं। आरएनए उत्प्रेरक कैटेलिस्ट की तरह ये कार्य कर रहे, उत्प्रेरक यानी कि किसी भी चीज में अपना एक अलग योगदान देना, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ये, एक अलग ही इनका अलग योगदान रहता है राइबोसोमस का और इसीलिए इनको राइबोजाइमस कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका आरएनए के बारे में, और जो आरएनए के बारे में वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आरएनए के बारे में जितना भी था, डीएनए के बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर पढ़ा दिया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के प्रकार क्या थे, डीएनए के प्रतिलिपिरण क्या था, अनुलेखन क्या था उसका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक। डीएनए के जितने भी टाइप्स थे सब बताए मैंने आपको एक एक पॉइंट। उसके बाद हमने आरएनए शुरू किया था, तो आरएनए में हमने 3 टाइप देखे थे। 3 टाइप कौन कौन से थे आपके, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद जो आपके 3 आरएनए थे वो अलग से थे, जीनी आरएनए, लघु केंद्रकीय आरएनए और राइबोजाइमस आरएनए। तो मे बी आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर अच्छे से समझ आया हो आपको, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिख के बता दें कि हमें ये डाउट्स हमारा ये क्लियर नहीं हुआ, तो वो मैं आपका क्लियर करा दूंगी।